तो हम क्या करने वाले हैं आज करेंगे 27 नवंबर जो थर्ड शिफ्ट पूछा गया था ALP यानी सहायक लोको पायलट का, उसका। इससे पहले जितना भी इसका वीडियो है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा पूरा। अगर आप प्लेलिस्ट नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का नाम क्या है, सेम यही नाम है, साइंस बाय राजकुमार। ज्वाइन कैसे करना है, या तो आप टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिए या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और भी हमारा क्लास है, जो क्लास साथियों हमने भी दिया है उसी से जो है बहुत सारा प्रश्न ALP में आया है। जैसे मैंने आपको दिया था केमिकल रिएक्शन इक्वेशन दिया था, एसिड बेस दिया था, मेटल नॉन मेटल दिया था, कार्बन वाला चैप्टर दिया था, है ना। इस सब से जो है आपका बहुत प्रश्न आए हैं, तो कृपया करके आप उसे एक बार देख लें ताकि आपका थ्योरी कवर हो जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से मैंने उसमें समझाया हुआ, आप अपने अच्छे नोट्स बना सकते हैं। बाकी अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर फ्री PDF दिया जाता है क्लास का नोटिफिकेशन वगैरह, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन साथियों आपका है, जब एक मोटे कांच के स्लैब को किसी मुद्रित पदार्थ के ऊपर रखा जाता है तो मुद्रित पदार्थ डैश दिखाई देते हैं और यह प्रकाश के डैश के कारण होता है। तो मैं समझता हूँ साथियों इसको, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, लेकिन थोड़ा इसको हम देख भी लेते हैं, ठीक है ना। क्या कह रहा है, मोटे कांच के स्लैब से, मान लीजिए ये हमारा क्या है, यह मोटे कांच के स्लैब किसी मुद्रित पदार्थ के ऊपर रखा जाता है। मुद्रित पदार्थ समझते हैं क्या होता है, मुद्रित पदार्थ का मतलब हो गया कोई चीज़ है, जैसे मान लीजिए हमारा एक कार्टून है, ये हमारा क्या है, एक कार्टून है, इस पर कुछ ना कुछ चीज़ लिखा है, इस पर क्या कुछ ना कुछ चीज़ लिखा है, तो ये हमारा हो गया मुद्रित पदार्थ। क्या हो गया, मुद्रित पदार्थ हो गया, ठीक है। अब इसी मुद्रित पदार्थ के ऊपर क्या रखा जाता है, शीशा, तो इसके ऊपर क्या रखा जाता है, एक मोटा शीशा, तो इस तरह से शीशा हम रख दिए। तो कह रहा है तो मुद्रित पदार्थ जो है ना, तो मुद्रित पदार्थ जो है डैश दिखाई देते हैं। तो साथियों होता क्या है, मान चलिए आपका किताब है, किताब के ऊपर कुछ लिखा हुआ है तो वो मुद्रित पदार्थ हो गया। उसके ऊपर क्या कीजिए, कांच का एक मोटा सा चीज़ रख दी। स्लैब का मतलब हो गया यहाँ पर कि कांच का मोटा सा जो पदार्थ होता है उसे स्लैब कहते हैं, सिल्ली बोल सकते हैं ना, कांच का सिल्ली। अगर उस मुद्रित पदार्थ के ऊपर कांच का सिल्ली रख देंगे ना, तो आप देखिएगा घर में भी करके आप देख सकते हैं कि जो जिस पर आप रखे हैं ना, वो आपको थोड़ा सा जो अक्षर है, अक्षर आपको थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, उठा हुआ। तो करेक्ट आंसर क्या है, उठा हुआ। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हुआ साथियों प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण हुआ, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा हुआ। और क्या क्या प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है वो बताता हूँ, लिख लीजिए इस कॉपी में, इस पॉइंट को लिख लीजिए। प्रकाश के अपवर्तन के कारण और क्या क्या होता है ना, ये भी पूछ सकता है आपको, एकदम 100% पूछेगा। प्रकाश के अपवर्तन के कारण और क्या क्या होता है, इसको लिख लीजिए। प्रकाश के अपवर्तन के कारण साथियों होता है जैसे कि एक गिलास है, क्या साथियों, एक गिलास है, इस गिलास में क्या है साथियों, पानी भरा है, क्या है, पानी भरा है। इसमें आप क्या कीजिएगा, एक ये थोड़ा सा कांच का गिलास होना चाहिए, किसका गिलास है, कांच का। तो इसमें अगर आप एक पेंसिल डुबा देते हैं, समझ ये आप पेंसिल डुबा देंगे ना, तो ये पेंसिल साथियों आपको टेढ़ा दिखेगा, कैसा दिखेगा, टेढ़ा दिखेगा। तो ये किसके कारण टेढ़ा दिख रहा है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। और मैं बात करूँ, आप क्या कीजिएगा, एक बाल्टी ले लीजिएगा, आप ये सब घर में करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा नहीं हम सही बोल रहे हैं। इसमें पानी पूरा भर दीजिए, क्या कीजिए, इसमें पानी थोड़ा भर दीजिएगा। पानी पूरा भरने के बाद इसको देखिएगा ना आँख से, तो देखिएगा ये इसका जो तली वाला पार्ट है, ये तली वाला पार्ट, ये आपको थोड़ा सा उठा हुआ दिखेगा। कैसा दिखेगा, उठा हुआ दिखेगा। तो ये भी घटना किस पर आधारित है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण आधारित है, ठीक है ना। और भी बात करें, अगर पानी के बाल्टी में साथियों हम पानी इसमें भर दिए हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, सिक्का को यहाँ रख दे रहे हैं, तो सिक्का यहाँ रख देगा तो थोड़ा सा साइड में दिखेगा। तो ये भी किसके कारण दिखेगा, ये भी आपका प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखेगा। तो जितना पॉइंट हम आपको बताएं सारा किससे कॉन्सेप्ट था, प्रकाश के अपवर्तन कारण। कि पेंसिल रखेंगे पानी में तो टेढ़ा दिखेगा, है ना। पानी भरा हुआ है, जैसे नहर भी दिखेगा, नहर में पानी भरा हुआ है, तालाब वगैरह, तो उसमें आपको क्या है, पानी थोड़ा सा उठा हुआ दिखेगा, तो उसका तली उठा हुआ दिखेगा, किसके कारण, तो ये आपका है प्रकाश के अपवर्तन कारण, ठीक है ना। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो वो भी आपका अपवर्तन कारण, समझ गए ना। सब ध्यान रखिए, आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को देखते हैं। थोड़ा सा आपको जो ना बारिश का हल्का हल्का आवाज़ आ रहा होगा, क्योंकि बारिश दे रहा है। अगर मैं बारिश के चक्कर में रहूँगा तो वीडियो बना ही नहीं पाऊंगा और आपको क्लास नहीं दे पाऊंगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको आवाज़ आएगा बारिश का, उसके लिए आपको टेंशन नहीं है, आपको पूरा फोकस स्टडी करना है, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो कह रहा है 2 मीटर भुजा वाला घनाकार लकड़ी, कोई लकड़ी है घनाकार है, इसे मान चलिए हम घन बना देते हैं। ये आपका क्या है साथियों, ये आपका घन है ना, ये आपका क्या साथियों, एक घन है, 2 मीटर भुजा इसका, इसको हम इस तरह से कुछ कर देते हैं। ये आपका क्या साथियों, घन है, 2 मीटर भुजा का, इसका क्या है, 2 मीटर भुजा है। आपको पता है कि घन की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, क्योंकि वो वर्ग से मिलकर बना होता है। टेबल पर रखा, ये किस पर रखा है साथियों, ये आपका टेबल पर रखा, ये मतलब टेबल पर ये रखा है। इसका द्रव्यमान जो है क्या कर रहा है कि लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान 10 kg, मतलब ये जो पूरा है इसका टोटल द्रव्यमान कितना साथियों है, इसका द्रव्यमान है 10 kg, कितना है, 10 kg द्रव्यमान है।
तो टेबल पर लकड़ी के गुट के द्वारा लगाया गया दाब कितना है। अब साथियों ये जो आपका है ये किस पर रखा है, तो बोलिएगा टेबल पर। तो ये जो लकड़ी का गुटका है टेबल पर कितना दाब लगाएगा। अरे भाई साहब ये हम ठीक है टेबल पर किताब रखे हैं, तो किताब का कुछ वजन होगा ना, वजन क्या करेगा, टेबल पर दाब लगाएगा ना, और टेबल भी क्या करेगा, उस पर दाब लगाएगा, न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार। तो कह रहा है कि ये जो है लकड़ी गुटका टेबल पर रखा था, टेबल पर कितना दाब लगा रहा है, वो दाब पूछ रहा है। तो बताइए दाब का सूत्र क्या होता है, तो बोलिएगा कि दाब का सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि बल F और क्षेत्रफल A, यही होता है आपका दाब का सूत्र होता है। बस यही सूत्र लगाएंगे आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए साथियों। अब थोड़ा इसको हम क्या करते हैं इधर मिटा देते हैं और आपको हम अच्छे से बताते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा वीडियो को रोक देते हैं। अब देखिए यहाँ हमें क्या निकालना, बल और क्षेत्रफल। अगर बल और क्षेत्रफल निकल जाए तो आसानी से दाब हमारा निकल जाएगा, ठीक है ना। तो बल कैसे निकलेगा, F का सूत्र साथियों क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। अब बटे A क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल का मतलब क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल का क्या, अब भाई घन ही बनाया ना, ये तो वर्ग बनाया हुआ, तो वर्ग क्या होता है, भुजा गुना भुजा स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये, तो ये बन जाएगा भुजा कितना दिया 2, तो यानी 2 गुना 2 हो जाएगा, सीधा भुजा स्क्वायर रख दिया। द्रव्यमान कितना दिया M दिया 10 kg। अब A के बदले हम साथियों हम G का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, G का, क्योंकि G का वैल्यू ये दे दिया। अब दाब लगाएगा तो नीचे की ओर दाब लगाएगा तो किधर लगाएगा, नीचे की ओर दाब लगाएगा ना, टेबल पर है तो नीचे की ओर दाब लगाएगा, तो गुरुत्वाकर्षण बल। तो 10 गुना 10 हो जाएगा, अब बटे 2 दूनी 4, तो करा दिए 10 गुना 10 करेंगे कितना 100 हो जाएगा, और 100 बटे 4, 100 में 4 से भागा देंगे कितना होगा, तो बोलिएगा 25 होगा, क्या होगा 25 होगा। तो 25 तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 में है, लेकिन उसके साथ उसका मात्रक भी दिया, क्या दिया, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो आसान 25 निकल गया है ना, यानी F बटे A का वैल्यू कितना निकला 25। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ और, देखिए 25 निकल गया, यानी कि दाब को P से सूचित करते हैं, F बटे A हुआ बल बटे क्षेत्रफल, तो कितना निकला, ये 25 निकला है। अब यहाँ इसका मात्रक दिया है, तो मात्रक F क्या है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। अब ये बटा है ना, तो बटा क्या लिखते हैं, प्रति लिखते हैं। आइए क्षेत्रफल मात्रक क्या हुआ, लंबाई गुना चौड़ाई, क्या हुआ, लंबाई गुना चौड़ाई। और लंबाई का मात्रक भी मीटर होता है और चौड़ाई का मात्रक भी मीटर होता है, तो मीटर गुना मीटर स्क्वायर, तो ऊपर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब ये इस बटा को हटा दिया है, तो बटा का क्या देगा, ऊपर माइनस चला जाएगा, सीधी सी बात है। तो ऑप्शन 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, बताइए ये चीज़ मैंने आपको नहीं पढ़ाया है भाई, एक बार आप थ्योरी पढ़ लो ना मेरा, उसके बाद क्वेश्चन का आप धुआं उड़ा दोगे। क्या कर रहा है, अवतल दर्पण, एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जो कि अवतल दर्पण मैंने आपको नहीं बताया होगा, पूरा प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ, सब चीज़ वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इसको देखिए, एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 20 cm की दूरी पर रखा जाता है। पहले अवतल दर्पण बनाते हैं, तो अवतल दर्पण कुछ इस तरह से होता है, बिल्कुल इस तरह से होता है। ये एक इधर हो गया दायां वाला, इधर हो गया बायां पार्ट, इधर हो गया दायां पार्ट। तो हम ये दायां पार्ट क्या करते हैं, इसका पोत देते हैं, क्या करते हैं, पोत यानी कालिप कर देते हैं, ठीक है। फिर ये बीच में क्या खींच देते हैं, बीचों बीच दर्पण के, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। और ये जो बीच में बिंदा दे रहे हैं इसको बोलते हैं ध्रुव, P से सूचित करते हैं। और इधर क्या हो जाएगा, फोकस, और इधर थोड़ा और बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वक्रता केंद्र। ये सब हमने आपको बताया हुआ है, समझ गए ना, पहले से थ्योरी इसको पढ़ा दिया पूरा कॉन्सेप्ट में। तो क्या कह रहा है, वस्तु को अवतल दर्पण सामने 20 cm की दूरी पर रखा जाता है, यानी कि साथियों वस्तु को कहाँ रख रहा है, 20 cm की दूरी पर। ये दर्पण हमारा है ना, ये दर्पण है, दर्पण से 20 cm की दूरी पर इधर की दूर रखा होगा। अब हमें नहीं पता कहाँ रखा होगा, ये थोड़ी बोल रहा है कि हम यहाँ इसी पर रखें, यहाँ पर रखें, नहीं बोल रहा है। तो हम बोलेंगे कि U का वैल्यू कितना दिया है, 20 दिया है, -20। माइनस क्यों लिया, क्योंकि साथियों अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है कुछ है, अवतल उत्तल लेंस फैन कुछ है, U का वैल्यू हमेशा माइनस में ही आता है, क्योंकि भाई वस्तु को तो दर्पण या लेंस के सामने ही रखोगे ना, तो इधर माइनस होगा, ठीक है ना। ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। अगर इसका प्रतिबिंब वस्तु की दिशा में 60 cm की दूरी पर बनता है, मतलब जिधर वस्तु रखा है उसी की दिशा में, मतलब इधर वस्तु रखा है तो इधर प्रतिबिंब भी बन रहा है, समझ गए ना, ये बोल रहा है साहब। तो प्रतिबिंब की दूरी कितना दिया है, V बराबर -60 दिया है। तो कह रहा है कि आवर्धन ज्ञात करें। तो मेरे भाई साहब आवर्धन सूत्र क्या होता है, तो बोलिएगा M होता है, M बराबर क्या होगा, -V बटे U, यही सूत्र होता है। अब मौन रख दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो मैं पूरा इसको हटा देता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए आवर्धन सूत्र क्या होता है, M बराबर -V बटे U होता है। और U कितना दिया है, U यही है ना, अभी लिखे थे जस्ट जी, U वैल्यू पहले V लिख लेते हैं ना, ऊपर V है ना, V कितना दिया है, तो बोलिएगा V दिया है आपका 60। V मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी है ना, तो 60 है। और यहाँ देखिए ये भी पहले से -M था और यहाँ माइनस है, तो प्लस हो जाएगा, बट U वैल्यू कितना है 20 है, ये माइनस में हो जाएगा, तो 20 दिया 60, तो क्या आया -3, तो क्या आया -3 आएगा, तो -3 आंसर करेक्ट है, ठीक है। समझ गए ना, बाकी कॉन्सेप्ट हमने बताया हुआ है। इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी हमने क्या किया साथियों, पढ़ाया हुआ, ये भी क्या किया पूरा।
जो विलियन चैप्टर है उसमें मैंने आपको पूरा पढ़ाया है कि कोलाइडी विलियन क्या होता है, निलंबन क्या होता है ना, समांगी विलियन क्या होता है, सब चीज़ मैंने आपको पढ़ाया है। उसके गुणधर्म से ही प्रश्न आ रहे हैं और सारा चीज़ मैंने पढ़ा दिया है, समझ गए ना। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है, तो जल में घुला हुआ लवण, अगर जल में लवण घुल जाए तो वो साथियों क्या होता है, विलियन होता है, तो वो विषमांगी मिश्रण नहीं होगा, वो समांगी मिश्रण का उदाहरण होगा। जल में घुला हुआ कॉपर सल्फेट का चूर्ण, घुलने का बात हो रहा है, ये घुल भी जाएगा, कॉपर सल्फेट का चूर्ण जल में घुलता भी है, तो ये साथियों क्या होगा, विलियन का उदाहरण होगा। जल में घुली हुई चीनी, बिल्कुल जल में चीनी घुल जाता है तो वो विलियन होगा, समांगी मिश्रण होगा। अब जल में तेल का जो घुलेगा नहीं घुलेगा, जो जल में नहीं घुलेगा वो क्या होगा, विषमांगी मिश्रण होगा। जैसे जल में बालू घोलेंगे तो घुलेगा नहीं घुलेगा, तो जल में बालू भी किसका उदाहरण होगा, विषमांगी मिश्रण का उदाहरण होगा। समझ गए ना बात को। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका है, युवा अवस्था में होने वाले परिवर्तन का एक उदाहरण पहचानिए जो लैंगिक परिपक्वता का संकेत दे सकता है। ये क्वेश्चन आपका जनन से आया है, तो जल्द ही मैं जनन को एक ही वीडियो में खत्म करने वाला हूँ, ठीक है ना। फिलहाल इसको देखते हैं। कह रहे हैं कि युवा अवस्था में लैंगिक परिपक्वता का मतलब समझते हैं क्या होता है, सेक्सुअली मैच्योर्ड, यानी कि लैंगिक परिपक्वता जिसको हो जाएगा, समझिए वो कि प्रजनन को यानी कि जनन के कार्य को कर सके, उसे क्या कहते हैं, लैंगिक परिपक्वता। अब जनन क्या होता है, जनन होता है जब जनक अपने जैसे समान संतति का उत्पन्न करते हैं उसे जनन कहते हैं। तो अलग तरह से व्यवहार करना, ऑप्शन को देखते हैं, तो लैंगिक परिपक्वता अगर हो जा रहा है तो अलग तरह से व्यवहार करना, ये जो हमारा है ये हमारे युवावस्था में होने वाले परिवर्तन को ये लैंगिक परिपक्वता को नहीं दिखाएगा, ठीक है ना। फिर है नए बालों में वृद्धि का पैटर्न, फिर है ऊंचाई में वृद्धि, फिर है भाव दशा में परिवर्तन। देखिए ऊंचाई में वृद्धि ये जो आपका है ये आपका सामान्य वृद्धि होता है, क्या होता है, ये आपका सामान्य वृद्धि होता है, ये लैंगिक परिपक्वता का संकेत नहीं देगा। भाव दशा में यानी कि मूड परिवर्तन, अब किसी का मूड खराब है, सही है ना, मान चलिए कोई 12 साल का था, उसमें ज़्यादा गुस्सा नहीं करता था, 20 साल को ज़्यादा गुस्सा कर रहा था, तो इससे लैंगिक परिपक्वता का संकेत थोड़ा ना देगा, है ना, इससे ये आपका लैंगिक परिपक्वता का संकेत नहीं देगा। तो ये जो आपका नए बालों में वृद्धि का पैटर्न जो है, इससे पता चलता है कि उनका वो जो है सेक्सुअली मैच्योर्ड हो गया है। समझ गए ना, आपका बचपन में हेयर कुछ अलग था, बड़ा में नए बालों का वृद्धि का पैटर्न अलग आता है ना, न्यू हेयर ग्रोथ होना, तो वो हमें दिखाता है कि नहीं सेक्सुअली मैच्योर्ड हो रहा है। समझ गए ना। और क्या है लैंगिक परिपक्वता का संकेत और कौन दे सकता है, जैसे कि आपका नौक नक्शा में चेंज हो जाना, है ना, जब आपका आयु बढ़ता जाएगा तो आपका नौक नक्शा में क्या होगा, चेंज होता जाएगा। तो ये सब आपका क्या है, लैंगिक परिपक्वता का संकेत देगा। स्तन के आकार में वृद्धि होना, आकृति में वृद्धि होना, शिश्न की आकृति में वृद्धि होना, तो ये सब जो आपका है लैंगिक परिपक्वता का संकेत दे सकता है। और जैसे कि आप जब आयु आपका बढ़ेगा तो आपका आवाज़ देखिएगा भारी होते जाएगा, है ना, मोटा होता जाएगा आवाज़ आपका, चेहरे पर मुहासा निकलना आपका कह सकते हैं कि स्टार्ट हो जाएगा, जो आपका त्वचा है उससे वसा निकलना देखते होंगे, नाक पर जब सुबह से उठते होंगे तो नाक पर हाथ दीजिएगा तो एकदम देखिए तेल टाइप का निकलता है। तो ये सब लैंगिक परिपक्वता का संकेत देता है, मतलब ये सब बताता है कि नहीं अब आप जो है जवान हो चुके हैं, यानी कि लैंगिक परिपक्वता आप मैच्योर हो चुके हैं, आसानी से प्रजनन के कार्य को कर सकते हैं। समझ गए ना, तो उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए जनन से आया है, एक शिफ्ट में दो क्वेश्चन जनन का पूछ लिया, तो हम जल्द ही इसको खत्म करने वाले हैं, ठीक है ना। कृषि प्रयोजनों के लिए गन्ना, गुलाब या अंकुर जैसे कई पौधों को उगाने के लिए लेयरिंग या ग्राफ्टिंग जैसे विधियों में उपयोग की जाने वाले प्रजनन विधि कौन सा है। देखिए ये जितना भी प्रजनन का प्रकार दिया गया ये सारा किसका प्रकार है, ये सारा साथियों प्रकार है और लैंगिक प्रजनन का किसका प्रकार है, और लैंगिक प्रजनन का सारा प्रकार है ना। मैं जो हमारा लगातार सॉल्यूशन देख रहा, मैं कई बार इस बात को चर्चा कर चुका हूँ, लैंगिक प्रजनन के कितने प्रकार होते हैं। बीजाणु निर्माण ये भी अलैंगिक जनन का एक प्रकार है, खंडन ये भी अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है, वनस्पतिक प्रवर्धन ये भी अलैंगिक जनन का प्रकार है, पुनरुद्भवन ये भी अलैंगिक जनन का प्रकार है, और विखंडन भी है ना। इस तरह से आपके जो है अलैंगिक जनन के प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कौन सा जनन पूछ रहा है कि कृषि प्रजनन। आप देखते होंगे किसी लीची का पौधा होता है, लीची के पौधा का आप कैसे लगाएंगे, लीची का कोई ठल्ली पर क्या करते हैं कलम बांध देते हैं, है ना, उससे क्या बनता है फिर नया लीची का पौधा बन जाता है। तो हम क्या बोलेंगे, एक से जैसे माता पिता से संतान उत्पन्न हुआ तो उसको जनन बोल दिया, आखिर पौधा भी से नया पौधा बन रहा तो उसको भी हम जनन बोलेंगे, नहीं बोलेंगे जनन, बिल्कुल जनन बोलेंगे। तो पौधा हम देखिएगा कई सारे पौधों में कि वहाँ पर क्या क्या आता है, तो ये लीची का पौधा, मान चलिए कि ये साथियों क्या है लीची का पौधा है, ये आपका लीची का पौधा है, ये इसका एक टहनी है, इस पर क्या क्या आता है कृषि के द्वारा कि यहाँ पर एक बोरिया बांध दिया जाता है, बोरी उसमें मट्टी लगा दिया जाता है, ठीक है ना, और कुछ पोषक तत्व दे दिया जाते हैं। उससे क्या होता है यहाँ पर एक नए आपका ठल्ली से पौधा निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो एक प्रजनन हुआ क्योंकि नया पौधा बन गया ना।
तो इस प्रकार के साथियों में होता है, गुलाब अंगूर सब में भी होता है लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। इस सब विधि में कौन सा होता है, वानस्पतिक प्रवर्धन। क्या होता है, वानस्पतिक प्रवर्धन। और मैं एक बात और बता देता हूँ, कभी कभी ऑप्शन में वानस्पतिक प्रवर्धन नहीं देगा तो क्या देगा, कायिक जनन, इसी का दूसरा नाम है। लिख लीजिए इस पॉइंट को, क्या बोलता है, कायिक जनन भी जो है ये सब आपका जो है किसका दूसरा नाम है, वानस्पतिक प्रवर्धन का दूसरा नाम है। ये मैं आपको एक वीडियो में ख़त्म करने वाला हूँ, एक वीडियो में, ठीक है ना। इसको फिलहाल अभी आप इतना ही सीखिए। फिर अन्य कार्बन परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंध बनाते समय कार्बन प्राय कितने इलेक्ट्रॉन साझा करता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन। ये मैंने साथियों कहाँ पढ़ाया, थ्योरी में मैंने कार्बन वाला चैप्टर साथियों कार्बनिक रसायन नामक एक चैप्टर पढ़ाया है। कौन सा चैप्टर पढ़ाया है, कार्बनिक रसायन नामक चैप्टर पढ़ाया है। वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। फिर कार्बन से रिलेटेड आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है ना। तो इस बात को उसमें से कर लीजिएगा। तो मैं क्या बताऊँ, उसमें पहले मैं बता दूँ आपको। तो अन्य कार्बन परमाणु से का एक कार्बन परमाणु, ठीक है ना, तो ये दूसरे कार्बन परमाणु से कितना इलेक्ट्रॉन साझा करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन साझा करेगा। क्यों 4 इलेक्ट्रॉन साझा करेगा, क्योंकि भाई इसका संयोजकता 4 होता है, और संयोजकता का मतलब ये होता है कि जिसका जितना संयोजकता उसका उतना जुड़ने की क्षमता, सिंपल बात है। तो साझा करेगा कितना इलेक्ट्रॉन, 4 करेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पीने के जल को कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए किया जाता है, तो ये क्या है, व्यंजक चूर्ण। सूत्र क्या होता है, CaOCl2। क्या होता है, CaOCl2। इसका प्रयोग जो है पीने वाले जल को कीटाणुओं से मुक्त, जो पीने वाला जल होता है उसमें कीटाणु को खत्म करने के लिए व्यंजक चूर्ण का यूज किया जाता है। और व्यंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, CaOCl2। ये भी हमने क्या साथियों पहले ही पढ़ा दिया थ्योरी में, एसिड बेस एंड सॉल्ट में प्लेलिस्ट बनाया, वहाँ से जाकर इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए सारे एसिड बेस सॉल्ट इसी से रिलेटेड प्रश्न आप कह रहे हैं, जो हमने पढ़ा है उसी से प्रश्न आप कह रहे हैं। इसका रासायनिक नाम याद कर लीजिएगा, इसका रासायनिक नाम CaOCl2 लिख लीजिए। इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम O से ऑक्सी, Cl2 से क्लोराइड, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और इसी को ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। और भी ऑप्शन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका सूत्र क्या होता है, NaOH। इसको एक और नाम है, इसको कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, लिख लीजिए। कास्टिक सोडा किसका नाम है, NaOH का या सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज आपका होता है अपमार्जक और साबुन बनाने में। कहाँ यूज होता है, साबुन बनाने में और अपमार्जक बनाने में इसका यूज होता है, ठीक है ना। ये भी हमने क्या सकते हैं आपको पहले से पढ़ाया हुआ, ठीक है ना। बेकिंग सोडा आपको पता ही है, बेकिंग सोडा में जब आप टार्टरिक अम्ल मिला देंगे, क्या मिला देंगे, टार्टरिक अम्ल मिला देंगे, तो वो आपका क्या बन जाएगा, बेकिंग पाउडर। हम बेकिंग सोडा नहीं खाते हैं, वो जो मीठा सोडा बोलते हैं ना, बेकिंग सोडा नहीं होता, वो बेकिंग पाउडर होता है। और कब बनता है, बेकिंग सोडा में टार्टरिक अम्ल मिला दिए। टार्टरिक अम्ल कहाँ से मिलता है, इमली से क्या मिलता है, टार्टरिक अम्ल। तो बेकिंग सोडा में टार्टरिक अम्ल मिला देने से बेकिंग पाउडर बन जाता है, ठीक है ना। और बेकिंग पाउडर को जब गर्म किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और वही कार्बन डाइऑक्साइड फूलने का कारण बनता है, समझ गए ना। बाकी धोवन सोडा आपको पता ही है, कपड़े धोने में यूज होता है इसका, है ना। धोवन सोडा कहाँ होता है, कपड़े धोने में यूज इसका होता है। और सोडियम से बोरक्स यौगिक का निर्माण, ये भी सब पूरा ये पूरा चीज़ हमने पढ़ाया हुआ है, जाके सर्च कीजिए, अम्ल क्षार लवण प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन देखिए हमारे पढ़ाई में से आया है, जो हमने पहला चैप्टर पढ़ाया है, यानी कि समझिए कि केमिकल रिएक्शन, एसिड बेस सॉल्ट, मेटल नॉन मेटल, कार्बन रसायन, इसी सबसे चैप्टर क्वेश्चन भर दिया है एलपी में। तो एलपी टेक्नीशियन भी इसी सबसे ज़्यादा प्रश्न देगा, एक चैप्टर से 2 प्रश्न दे देगा, समझ गए। इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बोल रहा हूँ, है ना। फिर ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, जब कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, बोलेगा CaO होता है। जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कराते हैं, तो जल यानी H2O, तो क्या बनता है, ये खुद बोल रहा है कि बुझा हुआ चूना बनता है, यानी क्या बनता है, CaOH का होल 2 बनता है, ये बनता है। और साथ में क्या बनता है, उष्मा निकलता है। क्या निकलता है, उष्मा निकलता है बहुत ज़्यादा। तो कह रहा है कि कौन सी अभिक्रिया, सिंपल बात है, इधर 2 अभिकारक है, इधर बन रहा 1, तो उष्मा निकल रहा है, तो ये आपका कौन सा है, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है ना। सब पढ़ाए हुए हैं। अब मैं इसको क्या ही बताऊँ, ये चारों को क्या बताऊँ मैं, ये चारों हमने पूरा एक्सप्लेनेशन पहले कर दिया उस चैप्टर में, तो इसलिए मैं इसको नहीं बताऊँगा, समय ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना। जब पढ़ा दिया तो दोबारा उसको क्यों बताया, आप देख लीजिए उसको जाके। किसी विद्युत धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न, जैसे मान चलिए ये हमारा क्या है, एक चुंबक है, सॉरी ये चालक है, ये क्या सकते हो, चालक है। अब क्या कर रहा है, विद्युत धारावाही चालक द्वारा, यानी कि चालक जो है इसमें क्या कर रहा है, करंट भर रहा है, ये इसको बैटरी से जोड़ देंगे तब ना करंट बहेगा। इसको क्या कर रहे हैं, बैटरी से जोड़ दे रहे हैं। एक बड़ा टर्मिनल प्लस होता है और छोटा टर्मिनल माइनस होता है, और इसमें क्या करते हैं हम, कुंजी भी लगा देते हैं।
ये यहाँ पर कुंजी हम लगा दिए। तो धारा बहेगा किधर से, बड़का प्लस होता है और छोटका माइनस होता है, देखेंगे मोबाइल वगैरह में भी रहता है। तो प्लस से धारा बहेगा, इधर जाएगा 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 पूरा, इधर जो है इधर से फिर वापस इधर करता इलेक्ट्रॉन का गति होते रहता है। इलेक्ट्रॉन का गति होता है तभी आपका विद्युत धारा का निर्माण होता है। तो साथियों ऑस्ट्रेड नामक वैज्ञानिक था, कौन था, ऑस्ट्रेड नामक क्या था, एक साइंटिस्ट था। उन्होंने कहा था कि जब किसी चालक में, चालक का मतलब समझते क्या होता है, चालक का मतलब जिसमें करंट आसानी से बह सके उसे चालक कहते हैं। जब किसी चालक में करंट देते हैं ना तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, चुंबक क्षेत्र का। अब इस चालक में करंट बह रहा है तो इसके चारों ओर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होगा। क्या होगा साथियों, चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होगा। समझ गए ना। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई चुंबकीय पदार्थ आकर अपना एक बल अनुभव करे उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। तो कह रहा है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखा का पैटर्न किस पर निर्भर करेगा, तो ये चालक की आकृति पर साथियों क्या करता है, ये निर्भर करता है। और किस पर ये निर्भर करता है, और इस साथ निर्भर करता है चालक से दूरी पर। किस निर्भर करता है, चालक से दूरी पर और धारा के दिशा पर। ये बात को लिख लीजिए, किसका इस पर निर्भर करेगा, चालक की आकृति पर तो निर्भर करता ही करता है, चालक की धारा पर भी निर्भर करेगा, चालक की धारा पर भी निर्भर करेगा और चालक से दूरी पर भी निर्भर करता है। समझ गए बात को, जो पॉइंट बोले उस पॉइंट को लिख लीजिएगा। किसी विद्युत धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न किस पर निर्भर करेगा, चालक की आकृति पर, दूसरा चालक से दूरी पर और तीसरा धारा की दिशा पर। समझ गए, इस पॉइंट को लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मूत्राशय के दाब को नियंत्रित करता है। मूत्राशय समझते हैं, मूत्राशय को इंग्लिश में कहते हैं ब्लैडर। क्या कहते हैं, ब्लैडर। मतलब कि जहाँ पेशाब इकट्ठा होता है ना उसे क्या कहते हैं, मूत्राशय कहते हैं। जहाँ पेशाब इकट्ठा होता है उसे क्या कहते हैं साथियों, मूत्राशय कहते हैं, जहाँ पेशाब जमा होता है, ठीक है ना। तो मूत्राशय का दाब, यानी जब साथियों आपका मूत्राशय पूरा पेशाब से भर जाएगा तो आपको क्या पेशाब लगेगा बहुत जोर का, आप छटपटाएंगे, नहीं जल्दी से हम पेशाब करें। तो जो प्रेशर जो बन रहा है मूत्र का, जो मूत्र यूरिन का जो प्रेशर बन रहा है मूत्राशय पर, इसको कंट्रोल करता है हमारा तंत्रिका तंत्र। कौन कंट्रोल करता है, तंत्रिका तंत्र, ठीक है ना। तंत्रिका तंत्र क्या होता है, जो न्यूरॉन कोशिका से मिलकर बना होता है। इस तरह से आपका, मैं आपको थोड़ा चित्र के माध्यम से समझाना चाहूँगा। देखिए ये हमारा किडनी होता है, ये हमारा क्या होता है, किडनी कुछ इस तरह से होता है। किडनी साथियों हमारा कुछ इस तरह से होता है, ये दो किडनी होता है, एक ये किडनी एक ये किडनी, ठीक है ना। और ये आपका क्या साथियों, इससे क्या होता है, एक नली निकलता है, इसको बोलते हैं मूत्रवाहिनी। क्या बोलते हैं, मूत्रवाहिनी। ये जोरा में निकलता है। ये क्या निकलता है साथियों, ये आपका जोरा में निकलता है। और ये डायरेक्ट कनेक्टर होता है किससे, ये आपका कनेक्टर होता है मूत्राशय से। और ये इसका इस तरह से कुछ होता है। तो ये जो पार्ट देख रहा है, ये वाला पार्ट जो देख रहा है, ये आपका क्या होता है, देखिए ये किडनी दोनों है, ये क्या है, ये किडनी है, ये किडनी है। ये किडनी में पेशाब का निर्माण होता है और पेशाब का निर्माण से ये जो दो पाइप निकला है, दो पाइप जो निकला है, इसको बोलते हैं मूत्रवाहिनी। पेशाब बन के इस पाइप के द्वारा इसमें जाके गिरता है, इसमें मूत्राशय में इसमें जाके गिरता है। तो इसमें क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है पेशाब, इसमें पेशाब इकट्ठा होता है। ज़्यादा हो जाएगा तो हमको क्या लगेगा, अब हमको पेशाब करने जाना चाहिए तो नहीं जाते हैं, तो वो क्या है, दाब नियंत्रित, दाब लगता है इस मूत्राशय पर पेशाब के द्वारा। तो कंट्रोल कौन करता है, तंत्रिका तंत्र, ठीक है ना। बाकी ये जो वृक्क है, वृक्क को क्या बोलते हैं, किडनी। अभी जो बोले ना हम, अभी जो चित्र जो बनाए दो, इसी क्या कहते हैं, किडनी कहते हैं। ये किडनी का संख्या कितना होता है, 2। अगर एक किडनी खराब भी हो जाए तो एक किडनी से कम चल सकता है, 2 किडनी होता है, ठीक है ना। बाकी हृदय आपको पता ही है क्या करता है, हृदय आपका रक्त को पंप करता है सभी जगह। आपको सभी जगह में खून चलता है ना, खून दौड़ते रहता है, ये कौन भेजता है, ये हृदय कम होता है, कौन होता है, हृदय। रक्तचाप क्या होता है, ब्लड प्रेशर। रक्तचाप क्या होता है, ब्लड प्रेशर, ठीक है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी त्वरण की इकाई है। त्वरण पूछ रहे हैं तो हमें ये बताइए त्वरण का सूत्र क्या होता है। तो बोलिएगा वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर बटे समय, यही होता है ना। यानी कि वेग में परिवर्तन की दर को समय कहते हैं। की दर आ गया तो वही आपका समय हो गया। तो वेग का मात्रा क्या होता है, तो बोलिएगा वेग का मात्रा होता है मीटर प्रति सेकंड, यानी कि ms इनवर्स होता है। अब बटे समय की मात्रा क्या होता है, तो बोले सेकंड, निहित कुछ पावर 1 है। अब इस सेकंड को ऊपर भेजिए तो क्या हो जाएगा, m(s-1) गुना s/-1। तो -1 से क्या जुड़ जाएगा, तो -2, तो ms-2। या इसको बटा कर ऐसे करिएगा तो ये नीचे आ जाएगा, सिंपल बात है। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, क्या खाली सूत्र पूछा है, इसमें कुछ है ये नहीं। द्रव्यमान m का कोई एक पिंड है, पिंड मतलब वस्तु, जमीन से h ऊंचाई पर, मतलब ये वस्तु हमारा है, इसको जमीन से h ऊंचाई पर जो क्या किया जाता है, ले जाया जाता है। मतलब सिंपल हम फेंक देते हैं। कोई पत्थर हमारे पास है, उसका द्रव्यमान कुछ ना कुछ होगा, उसको क्या करते हैं, ऊपर फेंक देते हैं। तो गुरुत्व स्थित ऊर्जा क्या होगा, सिंपल बात है, कुछ नहीं, mgh। क्या होगा, mgh होगा, सिंपल, इस सूत्र, ठीक है ना। तो इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना है नहीं, सूत्र। अब देखिए ये प्रश्न जो है ये भी हमने पढ़ाया हुआ है। बोलिए कहाँ पढ़ाए हैं, तो इसमें पढ़ाए हैं, चैप्टर का नाम है हमारे परिवेश के पदार्थ। चैप्टर
प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा हमारे परिवेश के पदार्थ, उसमें हम ये पूरा पढ़ाए हुए हैं कि ठोस के बारे में, ठोस का गुणधर्म क्या होता है, कब ठोस से द्रव बदल जाएगा, कब द्रव से गैस कैसे बदलेगा, पूरा A to Z कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं। वो वीडियो देखने के बाद एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, ठीक है। लेकिन फिलहाल इसको हम देखते हैं। कह रहा है कि ठोस पदार्थों के तापमान में वृद्धि करने पर क्या होगा। तो सिंपल बात है भाई, अगर किसी पदार्थ को हम गर्म करेंगे, मतलब तापमान में वृद्धि करने का मतलब क्या होगा, गर्म उसको उष्मा दे रहे हैं, तो गर्म करेंगे तो क्या होगा, उसका जो कण है ना, उसका कण क्या है, गति करेगा। उसका कण क्या है, गति करेगा। तो बताइए, गति करेगा। अब कोई भी चीज़ अगर गति करेगा, कोई भी चीज़ गति करेगा तो क्या होगा उसके पास होगा गतिज ऊर्जा। क्या होगा, गतिज ऊर्जा। यानी कि गति करने के कारण गतिज ऊर्जा होता है। जैसे मान चलिए हम दौड़ रहे हैं तो हम गति कर रहे हैं, तो हमारे पास भी क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी, जिसके कारण हम दौड़ पाते हैं। समझ गए ना। रुक जाएंगे तो गतिज ऊर्जा नहीं होगी। समझ गए ना। और अगर ऊंचाई पर जा रहे हैं तो स्थिति बदल रहा है हमारा, तो स्थिति बदल रहा है तो स्थिति ऊर्जा। समझ गए ना बात को। तो इसका तो और सिंपल आंसर है। कह रहे हैं कि ठोस पदार्थों के तापमान में वृद्धि करने पर क्या होगा, तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। एक बार और समझाते हैं। ठोस पदार्थ से, ये ठोस पदार्थ का कण है, ये क्या है, ठोस पदार्थ का कण है। तो आपको पता है कि ठोस पदार्थ के कणों के बीच जो होता है गैप ज़्यादा नहीं होता है, देख सकते हैं, कम गैप है। क्या है, कम गैप। और ये कण क्या है, गतिशील होते हैं। कण साथ में क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। अगर गतिशील होती हैं तो ये बोले गति कोई भी गति कर रहा है तो उसके पास क्या होगी, गतिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा होगी। अब क्या कर रहा है, ठोस पदार्थ के तापमान को बढ़ा दे रहा है। अब इन सबको गर्म अगर करेगा तो सब छटपटाने लगेगा। जो भी कण था ये सब क्या होगा, छटपटाने लगेगा। तो ये ज़्यादा गति करेगा ना, छटपटाएगा तो ज़्यादा गति करेगा, इन्हें उन्हें भागेगा, अरे गर्मी लग रहा है, भागो। तो ज़्यादा गति करेगा तो ज़्यादा गतिज ऊर्जा होगा। तो वही कह रहा है, कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। सिंपल बात है, ठीक है ना। और अगर ठोस द्रव गैस तीनों दे दिया जाए, अगर ठोस द्रव गैस तीनों बोल देगा तो क्या कीजिएगा, बोलेगा कि इसको भी गर्म कर रहा है, इसको भी गर्म कर रहा है, इसको भी गर्म कर रहा है। बताइए सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा किसकी बढ़ेगी। तो भाई साहब जिसमें ज़्यादा गैप होगा उसकी बढ़ेगी। तो भाई गैस का कण जो आवारा नियन घूमते रहता है उसमें तो ज़्यादा गैप होता है, तो इसका ज़्यादा गतिज ऊर्जा बढ़ेगा और इसका थोड़ा कम और इसका और कम। समझ गए ना। तो हमारे यहाँ क्वेश्चन ठोस पदार्थ के बारे में था, तो बता दी। आगे बढ़ते हैं। परमाणु के बारे में क्या सही है क्या गलत है। तो परमाणु कुल मिलाकर विद्युत उदासीन होते हैं। बिल्कुल सही है साथियों। कोई भी परमाणु होता है ना, परमाणु के अंदर क्या होता है, नाभिक होता है। कोई भी परमाणु होता है, परमाणु के अंदर क्या होता है, नाभिक। और ये जो देख रहे हैं ना, ये परमाणु है और इसके अंदर ये क्या, जो ये जो बना दिया ये नाभिक है। इसको कक्षा मत काउंट करना। अच्छा, अगर आप ये बोले कि बताइए ये जो हम बनाए हैं इसमें कितना कक्षा है, तो कोई बोलेगा 2 कक्षा। नहीं, एक ही कक्षा है, खाली यही कक्षा है, ये कक्षा नहीं है, ये तो नाभिक है। ये कह सकते हो नाभिक है, सिर्फ यही कक्षा है। नाभिक सभ्य परमाणु में होगा। नाभिक की खोज किसने की थी, ये आप किए थे रदरफोर्ड ने। समझ गए ना। तो कह रहा है कि परमाणु के संबंध में क्या सही है। तो परमाणु कुल मिलाकर विद्युत उदासीन होते हैं। तो बिल्कुल सही बात साथियों कि परमाणु के अंदर जो क्या होता है, नाभिक होता है। और नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, तो जितना प्रोटॉन होगा ना उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। जितना प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है। अब जितना, जैसे मान चलिए कि 10 है, 10 प्रोटॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन भी होगा। अब विद्युत उदासीन का मतलब पता है क्या हुआ। विद्युत उदासीन का मतलब हुआ कि बराबर प्लस बराबर, मतलब 10 गो प्लस है तो 10 गो माइनस है। तो न्यूट्रल है, उदासीन है, कोई चार्ज उस पर नहीं है। तो मान चलिए अगर 10 को प्रोटॉन होता है प्लस, प्रोटॉन क्या होता है प्लस, तो 10 को अगर प्रोटॉन है तो 10 गो इलेक्ट्रॉन भी है, और इलेक्ट्रॉन माइनस होता है। तो हम क्या बोल रहे हैं, जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन। तो 10 गो प्रोटॉन 10 गो इलेक्ट्रॉन, तो दोनों प्लस माइनस बराबर है, तो विद्युत क्या, उदासीन, कोई चार्ज नहीं। समझ गए ना। तो ऑप्शन 1 सही है। बाकी और इसका सूत्र होता है A बराबर P+1, ये याद रख लीजिएगा। लगभग ये सूत्र सबको याद ही होगा कि ये द्रव्यमान होता है, ये परमाणु संख्या, ये न्यूट्रॉन संख्या। इससे पूछता है न्यूमेरिकल, छोटा मोटा कभी पूछ लेता है, तो ध्यान रख लीजिएगा। आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। कोशिका में निम्नलिखित अभिक्रिया कहाँ होती है। 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले अणु में विखंडन होता है। तो मैं आपको बता दूं साथियों, जैसे हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, आलू खाते हैं, चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो इन सब में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और जब ये पूरा टूट जाता है तो सबसे छोटा किस में टूटता है, ये टूटता है ग्लूकोज में। किस में टूटता है, ग्लूकोज में। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। और इस ग्लूकोज में से अगर ऑक्सीजन दे देना, अगर ऑक्सीजन दे देंगे तो ये क्या साथियों, फिर हमें ऊर्जा देता है। तो ये लेकिन एक बार में ऊर्जा नहीं देता, ये 2 प्रोसेस में होता है। कहाँ होता है, 2 प्रोसेस। पहला प्रोसेस जो होगा, पहला प्रोसेस साथियों होगा कोशिका द्रव में। कहाँ होगा, कोशिका द्रव में होगा। कोशिका द्रव में क्या होता है, ये जो आपका 6 कार्बन वाला परमाणु है, कितना कार्बन परमाणु, 6 कार्बन, देखिए ना 6 कार्बन है ना। ये सबसे पहले किस में टूटता है, 3 कार्बन वाले परमाणु में। किस में टूटता है, 3 कार्बन वाले परमाणु में
जिसे हम बोलते हैं साथियों पायरुविक अम्ल। क्या बोलते हैं? पायरुविक अम्ल बोलते हैं। जिसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है साथियों C3H4O3। ये क्या सूत्र होता है? ये आपका पायरुविक एसिड का सूत्र है। यानी कि ग्लूकोज सबसे पहले किस में टूटता है? 3 कार्बन वाले परमाणु में। और ये कहाँ होता है? कोशिका द्रव में। कहाँ होता है? कोशिका द्रव में होता है। फिर जाकर ये पूरा जो है कार्बन में और जल में और ऊर्जा में टूटता है माइटोकॉन्ड्रिया में। समझ गए ना? तो कोशिका द्रव में पूछ रहा है 3 क्या रहेगी 6 कार्बन वाला अणु 3 कार्बन वाले में कहाँ पर होता है? तो ये कोशिका द्रव में होता है। आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनाने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के माध्यम से कौन सी गैस प्रभावित होती है? कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनाने के लिए हमें क्या बनाना है? बनाना क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट की CaCO3 बनाना है, प्लस में जल बनाना है, यही बनाना है। तो किसके साथ अभिक्रिया करना चाहिए? तो ये कह रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के माध्यम से कौन सी गैस। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? तो ये साथी सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ये होता है CaOH2। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो अगर हम साथियों इसको CO2 से अभिक्रिया करा देंगे ना, तो हमारा क्या बन जाएगा? ये कैल्शियम कार्बोनेट और आपका बन जाएगा जल बन जाएगा, ठीक है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड आंसर हो जाएगा। ये भी आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट में मिल जाएगा, वहाँ हमने पढ़ाया हुआ है। ये देखिए, ये मैंने आपको कल का जो सॉल्यूशन करवाए थे उसमें मैंने पूरा ग्लैंड के बारे में साथियों आपको बताया था कि ग्रंथि क्या होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होता है, बाह्यस्रावी क्या होता है। कल का वीडियो सॉल्यूशन था 27/11 से कंसेप्ट का, उसमें मैंने कराया था पूरा। तो मैं इसमें ज़्यादा नहीं बोलूँगा, है ना। उसमें आप 27 वाला देख लेना। और बताया था विच ग्लैंड सिक्रेटेड एड्रेनिल, यानी कि कौन सा ग्रंथि आपका जो है एड्रेनिल हार्मोन निकालता है। सिंपल बात है, एड्रेनल ग्लैंड यानी कि एड्रेनल ग्रंथि, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि क्या करता है? अधिवृक्क हार्मोन निकालता है। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एड्रेनल। कहाँ पाया था? ये किडनी के ऊपर। और कैसे ग्रंथि है? अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है ना। ये पूरा कल मैंने पढ़ाया हुआ है। पिनियल, पिट्यूटरी, एड्रेनल, थायराइड, ये सब साथियों हमने आपको अच्छे से कराया हुआ है, ठीक है ना। कल ही मैंने कराया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको एक बार कृपया करके आप जाकर देख लीजिए वो वाला, है ना। देखिए, ये भी हमने कराया हुआ है। बोलिए ये कहाँ कराया है? तो बोलेगा हमने आपको विद्युत का चैप्टर कराया ना, 3 दिन पहले कराया, एक ही वीडियो में पूरा खत्म। तो उसमें मैंने कराया हुआ, उससे प्रश्न आया है, तो उसको भी आगे देख लीजिए। फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ये होता है 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ये इतने आवेश होते हैं। तो 0.25 नहीं दिया है ना, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। 0.25 ये नहीं दिया, इसको नगण्य मान लिया, तो इतना आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना। पूरा हमने कराया हुआ, इसको जाकर देख लेना। और क्वेश्चन है, यहाँ देखते हैं। ये कह रहा है पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है? यानी कि पौधों को जो कम ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है, बल्कि हम लोग जंतु हैं, हम लोग को ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए साथियों, जो आपका पौधे हैं ना, वो क्या एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं। पौधे एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, तो उसको उतना ऊर्जा की आवश्यकता है ना। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, क्योंकि हम लोग का भोजन साथियों क्या होता है? हम लोग जटिल भोजन खाते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? जटिल भोजन खाते हैं। तो हम लोग तलाश में रहते हैं इधर उधर किधर भोजन मिल जाए। लेकिन जानवरों क्या होते हैं? सरल भोजन वो खाते हैं। वो क्या खाते हैं? सरल भोजन, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड लिया, जल लिया, ये सब क्या सरल भोजन है। तो इसलिए उसको उतना ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। और पौधों में क्या साथियों, जो गति होता है वो कोशिका स्तर पर होता है। और हम लोग में गति क्या? हम लोग तो शारीरिक रूप से गति करते हैं, दौड़ते हैं, धूपते हैं, खेलते हैं। तो इस समय क्या होता है? ऊर्जा का लॉस होता है, इसलिए हमें ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। लेकिन पौधा तो चलता फिरता है ना, तो उसको ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत है नहीं। उसमें जो गति होती है वो कोशिका स्तर पर होती है। यानी कि पौधा का जो कोशिका है, उसके अंग जो है वही सिर्फ गति करते हैं, तो उसको उतना ऊर्जा की जरूरत नहीं है। और साथियों बात करें, पौधे सरल भोजन खाते हैं। और जैसे हम बात करें कि जानवर जटिल भोजन, और सब मैंने आपको बता ही दिया। ऑप्शन देखते हैं आप, ठीक है ना। चूँकि पौधे अपेक्षाकृत तेज परिवहन प्रणाली का उपयोग करते हैं, ये बिल्कुल गलत कह रहा है। पौधा जो है, चूँकि पौधे अपेक्षाकृत तेज परिवहन प्रणालियों का, परिवहन मतलब क्या? इधर उधर ज़्यादा घूमता है, तो पौधा घूमता है, ये तो गलत हो गया सीधे। पादप शरीर के कई तो मृत कोशिका का छोटा अनुपात नहीं है। पादप कोशिका में जो मृत कोशिका होती है ना, बहुत ज़्यादा होता है। मृत कोशिका पादप में बहुत ज़्यादा होता है। हम लोग में क्या होता है? लगभग नहीं होता है। पादप शरीर में मृत कोशिका बहुत ज़्यादा होता है, जिससे फायदा क्या होता है पादप को, कि वो उनको क्या करता है? एकदम कठोरता प्रदान करता है मृत कोशिका, ठीक है ना। जैसे आपका जाइलम की कोशिका क्या होती है? मृत होती है। अब 3 नंबर सही है। विभिन्न शारीरिक अभिकल्पों के बीच ऊर्जा की जरूरत भिन्न भिन्न होती है, बिल्कुल सही बात है। पादप गति नहीं करते हैं, बिल्कुल सही। उनके अनेक ऊतकों में मृत कोशिकाओं को बड़ा अनुपात है, ये सही है। पादप गति नहीं करते हैं, बिल्कुल सही, मैंने आपको बोल दिया। पादप चलता है जी, और उनके ऊतकों में मृत कोशिका होती है, ये आपका सही है। 4 नंबर कह रहा है क्योंकि पौधे स्वपोषी जीव है और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है, इसका ये तर्क सही नहीं है। तो ऑप्शन 3 आपका क्या होगा? सही हो जाएगा।
इस तरह से 27 का हमने आपको पूरा शिफ्ट का करा दिया। 25 से लेकर 27 तक जितना भी था फर्स्ट सेकंड शिफ्ट सब हमने करा दिया। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन करना, वहाँ से आपको जो अच्छे से मिल जाएगा क्लास वगैरह। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।